हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, तैयारी के साथ में आप प्रैक्टिस भी जितना ज़्यादा हो सके करते रहें, क्योंकि अब आपके पास समय काफ़ी कम बच गया है। यानी कि फरवरी का कुछ दिन बचा हुआ है और 2 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में एग्ज़ाम है, लेकिन आपको आपके एग्ज़ाम का एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। तो अभी आपको फ़िलहाल 2 मार्च ही मान करके चलना है और बचे इस कम समय में आप खुद को जितना बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इसमें प्रत्येक दिन मैथ्स के अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो कि रेलवे में आए हुए ही प्रश्न होते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए रिलेवेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अच्छे लेवल को प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और वीडियो देखने के साथ में पहले आप प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो सेट 7 है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 6 सेट को प्रैक्टिस कर लिया है। आपने यदि नहीं देखा तो उन सारे वीडियोज़ को जरूर देख लें, क्योंकि सारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है और सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आप सारे वीडियो को जरूर देख लेंगे और इस वीडियो को भी वैसे ही करेंगे। पहले आप पॉज करके प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये आज के वीडियो का पहला प्रश्न है। पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किसका? यदि 90 रुपये अंकित मूल्य की एक किताब को 76 रुपये में बेची जाती है, तब छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि छूट कितना दिया गया है। तो चलिए जो जो पहले लिखा है उसे हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो 90 रुपये है वो क्या है, ये MP है, यानी कि ये मार्क प्राइस है, और उसे 76 रुपये में बेचा गया है तो ये SP निकल गया, ठीक है। तो ये जो 76 वो विक्रय मूल्य है, यानी कि SP। तो देखिए प्रश्न में अब MP और SP दे दिया है, तो बोला है कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी छूट मिलता है तो हमेशा MP पे मिलता है, ठीक है। आप भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सामान पे जो मार्क किया हुआ रहता है डिस्काउंट, उसी पे मिलता है। तो सेम इसमें भी करेंगे। तो देखिए MP कितना है, 90 रुपया, और बेचा कितना में, 76 रुपये में। तो इसमें हम लोग इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14, यानी कि यही जो 14 वो डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। 14 रुपये का छूट दिया गया है। और 14 रुपये का छूट कितने पे दिया गया है, तो 90 रुपये का। और हमसे यही पूछा है कि छूट प्रतिशत। तो देखिए छूट प्रतिशत का फॉर्मूला होगा छूट यानी कि डिस्काउंट बटा में MP और गुना में 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा MP पे मिलता है। तो डिस्काउंट कितना का दिया है, 14 का। तो हम लोग चलिए ऊपर 14 लिख देते हैं। फिर कितना में दिया है, 90 में, तो 90 गुना में 100। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 140, ठीक है। 140 को हम लोग 9 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एक बार में 9 आ गया, यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर 0, 9 पंचे 45, फिर से 5 आ जाएगा, फिर यहाँ से पॉइंट देंगे, फिर 0। अब देखिए फिर से 9 पंचे 45, यानी कि यहाँ से 5 5 ये चलते रहेगा। तो यानी कि ये जो 15.55 आते रहे तो ये इसी तरह से चलते रहेगा। तो इसे हम लोग 15.56 लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि ऑप्शन कितना में है, तो ऑप्शन C में, और ऑप्शन C इसका ये सही आंसर हो जाएगा 15.56%। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन C हो गया, और उम्मीद है कि आप सबों को भी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को ये पहले पढ़ते हैं कि एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लॉस प्रॉफिट का ये प्रश्न है, ठीक है। तो आप यदि लॉस प्रॉफिट को नहीं देखें तो ऐसे प्रश्न हम चैप्टर वाइज के वीडियो में कराए हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और नहीं तो फिर चलिए आगे हम लोग प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए जो जो प्रश्न में बोला गया है उसे हम लोग लिखेंगे। तो पहले क्या बोला है कि एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन कहने का मतलब है 12 पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 25 रुपये में वो कितना खरीद रहा है, तो 12 पेंसिल खरीद रहा है, ठीक है। ये इसका CP है। उसके बाद 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है, यानी कि SP। बेचता कितना में है, तो 12 रुपये में वह 5 बेचता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हो गया कि 25 रुपये में 12 खरीदता है और 12 रुपये में 5 बेचता है। तो अब ऐसे में हमें लाभ या हानि निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चूंकि देखिए यहाँ पे 12 वस्तु खरीद रहा है और 5 बेच रहा है, ऐसे नहीं निकलेगा। तो देखिए पैसा तो आगे पीछे होगा, लेकिन सामान सेम खरीदे रहेगा। जितना सामान खरीदेगा उतना ही सामान बेचेगा, तभी तो हम लोग लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो
तो इसलिए हम लोग दोनों को पहले बराबर करेंगे, ठीक है। तो बराबर करने के लिए इसे हम लोग गुना कर देंगे 5 से। हम लोग को ये समान बराबर करना है, यानी कि पेंसिल बराबर करना है, ठीक है। और फिर 5 पेंसिल बेचा है तो इसे भी गुना कर देंगे 12 से। अब यहाँ से अब दोनों को गुना करेंगे तो 25 पचे कितना आ जाएगा, ये 125 रुपया आ गया। अब इतना में वो 12 पचे 60 पेंसिल खरीदता है और बेचता कितना है, तो 12 को 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 144, ठीक है। तो यहाँ 144 रुपया में 12 पचे 60। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि सीपी वस्तु को खरीदा कितना में, 125 रुपया में और बेचा 144 रुपया में। अब यहाँ पे दोनों हम लोग क्वांटिटी बराबर कर दिए, तो अब हम लोग इसमें लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाभ ही हुआ, क्योंकि खरीदा कम में है और बेचा ज़्यादा में है। तो कितना का लाभ हुआ, तो 144 में 125 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं, 144 में 125 तो 14 में 5 जाएगा तो यहाँ से ये 9 आ जाएगा। उसके बाद बचता है 3 में 2 जाएगा तो ये 1, यानी कि 19 आ गया, ठीक है। तो 19 का फायदा हो रहा है कितना में, 125 में, और परसेंट के लिए 100 से हम लोग इसे गुना कर देंगे। आगे 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये 25 चौके 100, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो 19 चौक 76। आगे यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो 76 आ गया बटा में है 5, तो 76 को 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, ठीक है। यानी कि 15, उसके बाद 1 बचेगा 0.2, यानी कि 15.2 का उसे लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी 15.2% है। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 15.2% का लाभ होगा, ठीक है, जो कि प्रश्न में पूछा भी है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये तीसरा प्रश्न है। इसमें क्या बोला कि कोई धन राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि समान ब्याज दर पर स्वयं के 5 गुना हो जाएगी। तो इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे कि कोई राशि है, पी अमाउंट है, ठीक है। तो वह 5 साल में 3 गुना हो जाती है, यानी कि उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है और इंटरेस्ट बनने के बाद लास्ट में ये अमाउंट में आ जाता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि मूलधन 1 रुपया है, तो उस पर जो ब्याज मिला वो 2 रुपया मिला और लास्ट में मिश्रधन कितना हो गया, 3, यानी कि 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यह कितना हो गया, 5 साल में स्वयं का 3 गुना भी तो हो गया। यहाँ से देख सकते हैं ये 1 है और ये 3 है, 3 गुना हो गया कितना साल में, तो साल यहाँ से देखेंगे ये यहाँ 5 साल का गैप है, ठीक है। तब आगे बोला है कि कितने साल में जो है कि 5 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है वहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 5 गुना हो जाना चाहिए, ये 5 गुना। और तो इसके लिए ब्याज कितना मिलेगा, 4, ठीक है, ये 4 ब्याज मिल जाएगा, तभी तो 5 गुना हो जाएगा, है ना। तो अब पूछा कि कितने समय में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम मूलधन है, यहाँ पे भी सेम मूलधन है, लेकिन 1 से 2 जाने यानी 2 गुना होने के लिए उसे 5 साल का समय लगा, ठीक है। तो 1 से 4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, तो टाइम का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 का ये यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 साल में ये 4 जो है वो ब्याज मिलेगा, तब जाकर के ये 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ से चौथा प्रश्न है। इसमें क्या बोला है कि यदि ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लसा क्या होगा। तो देखिए यह काफ़ी इजी प्रश्न है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी कि लसा जो हम लोग निकालते हैं, तो क्या होता है कि दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या अभाज्य संख्या कोई एक x है दूसरा y है, तो दोनों का एलसीएम निकालने के लिए x गुना y कर देंगे। तो इसमें 2 अभाज्य सहअभाज्य संख्या जो है वो a और b दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, a गुना में b हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो यह काफ़ी इजी प्रश्न था। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5वां प्रश्न है। तो चलिए यह अच्छा प्रश्न है, इसे आप सॉल्व करने का कोशिश जरूर करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या है, यानी कि पहले का जो अनुपात है 2:3 दिया है, लेकिन प्रत्येक कक्षा में जो है कि 30 छात्र बढ़ा दिया जाता है और कक्षा कितना है, 3 कक्षा है, ठीक है। तो नया अनुपात जो है 4:5:7 हो जाता है। तो बोला है कि बढ़ने के बाद जो कुल छात्र है वो कितना है, यही बोला है, तो हम लोग निकालते हैं। तो जो पहले का यानी कि ओल्ड का जो है, ठीक है, पहले का अनुपात टोटल कितना था, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, यानी ये 10 है। उसके बाद फिर नया अनुपात हम लोग देखते हैं, तो नया रेशियो कितना है, 4 और 5 9 और 7 16 आ गया, ठीक है। अब बोला है कि 30 प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिया जाता है, तो एक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिया गया है, तो 3 कक्षा यानी कि टोटल छात्र जो है 90 बढ़ा दिया है। अब 90 बढ़ा दिया तो यहाँ पुराना और नया में हम लोग माइनस देखें तो कितना आ गया, 6 का, यानी कि यही जो 6 का वैल्यू है वो 90 छात्र के बराबर है, ठीक है। तब बोला कि नया छात्र
तब बोला कि वृद्धि के बाद कुल छात्र, तो वृद्धि के बाद यानी यहाँ से जो नया वैल्यू है कितना है 16, इस 16 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, 90 को भाग देंगे 6 से और 16 से गुना कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 6 से ये 15 छक 90 कट जाएगा। अब 16 को 15 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 16 पचे 80 और 16 एकम 16, आगे जोड़ देंगे तो 0, 8 अच्छे 14 और 1 और 1 2, ठीक है, यानी कि 240। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना आ जाएगा 240। तो देख सकते हैं कि यह भी काफ़ी इजी प्रश्न था, लेकिन समझने के बाद तो इस प्रश्न में जो नया वैल्यू आया वो कितना आया 240 छात्र टोटल, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि यह छठा प्रश्न है। इसमें क्या बोला है कि पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में पूरा होगा। तो यह पाइप एंड सिस्टम यानी कि टंकी और पाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि कोई ए नाम का पाइप है, ठीक है, जो कि टैंक को 6 घंटे में भर देता है, और वहीं पे बी नाम का कोई पाइप है जो उसे 15 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसका पहले एलसीएम निकालते हैं कि टंकी का टोटल क्षमता कितना है। तो 6 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, यानी 30 टंकी का क्षमता है। अब हम लोग निकालेंगे इसका एफिशिएंसी। तो 6 पचे 30, यदि देखिए केवल हम लोग खाली ना करें, केवल भरेंगे तो पाइप जो है उसे 5 घंटे में भर देगा, लेकिन यहाँ पे खाली भी हो रहा है, ठीक है। तो 15 दूना 30 यानी कि ये 2 घंटे में खाली भी कर सकता है। तो भर और खाली दोनों यदि एक ही साथ में होगा तो कितना होगा 5 भराएगा और उसमें 2 घट जाएगा, यानी कि टोटल 3 प्लस आ जाएगा, यानी कि 3 भरा जाएगा, ठीक है, 3 यूनिट भराएगा। तब बोला है कि टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। तो यही जो 30 है तो 1 घंटा में कितना आएगा 3 यूनिट भरेगा, ठीक है। तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10 घंटा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ये 10 घंटा हो जाएगा। तो देखें कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि जो टंकी को भरता है उसमें हम लोग प्लस में लेंगे, जो खाली करता है उसे माइनस में लेंगे, तो ऐसे इजी होता है। और आगे दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 घंटा में टंकी 3 यूनिट भर जाएगा। तो टोटल कितना है 30 यूनिट इसका क्षमता है, तो 30 को 3 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 घंटा में टंकी को पूरा भर सकता है यदि दोनों को एक साथ में चालू कर दें तो। अब चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं ये 7वां प्रश्न है। इसमें क्या बोला है कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए उसके वेतन में कमी आई है, ठीक है, इसलिए केवल कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है। तो आपसे अधिक भी ऐसा पूछ सकता है या फिर कम या हुआ या फिर ज़्यादा हुआ ये भी पूछ सकता है। तो इस प्रश्न में आपको पहले ही बता दिया कि कमी हुआ है, ठीक है, तो कमी कितना प्रतिशत का हुआ ये पूछा है। तो चलिए इसे हम लोग सक्सेसिव से बनाते हैं, ठीक है। चलिए सक्सेसिव का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या हो जाता है x प्लस में y प्लस एक्स वाई बटा में 100। तो इसे फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे। अब जहाँ पे वेतन बढ़ रहा है वहाँ प्लस होगा, जहाँ वेतन घट रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो पहले क्या है कि 40% की कमी की गई यानी माइनस 40 हो जाएगा, फिर 50% का वृद्धि तो प्लस 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 50 कर दिया। अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 40 गुना 50 बटा में 100। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो -40 प्लस 10 यानी कि कितना आ जाएगा ये 10 आ गया, ठीक है। अब 10 माइनस में 5 चौके 20, ये 20 आ गया। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। तो देखिए यहाँ पे -10 आ गया, ठीक है। अब यदि प्लस 10 आता तो वैसे में वृद्धि होता, लेकिन यदि माइनस में आता तो माइनस में कम होता है। तो कितना कम हुआ 10% का, जो कि ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे चाहे तो और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमने इसमें एक तरीका को बताया और उम्मीद है कि यह कंसेप्ट भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये है 8वां प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पर 12 से विभाजित किया, जिससे उसने 35 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या है। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसे आगे में सॉल्व करेंगे। अब क्या बोला कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित किया। अब कौन सा संख्या नहीं पता, तो संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। अब उस संख्या को 21 से विभाजित करने का स्थान पर कितना से 12 से विभाजित कर दिया, यानी कि इसे 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। और तब वह का आंसर 35 लाता है, ठीक है। तो कितना आ गया 35। अब आगे हम लोग देखेंगे x हम लोग संख्या को माने तो इससे हमारा ओरिजिनल संख्या निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाले तो ये कितना आ जाएगा 35 दूना 70 और 35 से कम 35, यानी कि 0, 7 5 12 का 2 और 4 420, ठीक है।
तो ओरिजिनल हमारा जो संख्या कितना आ गया 420। अब आगे क्या बोला कि भाग तो देना 21 से था, तो 21 से भाग देंगे इस संख्या को, यानी कि 420 को हम लोग 21 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21 दूना 42 यानी कि 20 आ गया। ठीक है, तो यही प्रश्न में पूछा है कि सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर क्या होगा 20 ऑप्शन ए। और गलत उत्तर कितना आ गया था, ये 35 आ गया था। ठीक है, जो कि गलत था, भाग देना 21 से था लेकिन भाग 12 से दे दिया, तो ऐसे में आंसर तो गलत आएगा ही। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 420 को हम लोग 21 से भाग करेंगे। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब ये 9वां प्रश्न है। ठीक है, इससे पढ़ते हैं। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दोगुनी है। यदि कार एम 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती हो तो कार डब्ल्यू की चाल क्या है। यानी कि दो कार है, एक एम नाम का कार है, एक डब्ल्यू नाम का कार है। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि एम का जो चाल है वो डब्ल्यू से 2 गुना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि एम नाम का कार है और एक डब्ल्यू नाम का कार है। आगे बोला है कि एम की चाल जो 2 गुनी है किससे, डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू का 1 हो जाएगा। अब यदि कार एम 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो डब्ल्यू की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका चाल निकालना। ठीक है, तो ये हम लोग स्पीड का रेशियो दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो हम लोग 2 और 1 लिख दिए। अब आगे कार एम का डिटेल दिया हुआ तो इसमें लिखते हैं। तो चलिए आप लोगों को पता होगा कि समय यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो जो दिया उसे हम लोग लिखते हैं। समय कितना है 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा हो गया। समय बराबर दूरी 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर लिख देंगे बटा में चाल। तो चाल कितना दिया हुआ है 2, ये रेशियो में। ठीक है, यहाँ से चलिए हम लोग इसे x ही मान लेते हैं, तो यहाँ से ये 2x आ गया, यानी कि हमको इस x का ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, 1x कहने का मतलब ये x ही है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये 2 से कट जाएगा 60 बार में, पॉइंट से ये हटा देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा 600। अब 25 से 600 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25 दूना 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बच गया, 00 25 चौके 100, यानी कितना आ गया 24। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, x बराबर 24 कितना किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को वैल्यू निकालना भी x का ही था, जो कि x का वैल्यू निकल के आ गया 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये 10वां प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि यदि वर्ग की भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। ऑप्शन में हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न आपके सोचने पे है। ठीक है, कि आप इस प्रश्न को कैसे सोच सकते हैं। क्या बोला कि एक वर्ग की भुजा, तो मान लेते हैं यहाँ से एक हम लोग वर्ग बनाए। ठीक है, इसका भुजा कितना है 1 इकाई है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अब चूंकि देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना दिया हुआ है, हर जगह 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 ही आ गया। ठीक है, तो भुजा भी 1 दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी 1 दिया हुआ है, तो बोला कि उसकी भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पे अब 1 दिया हुआ है, क्या 1 के बाद में चेंज हो सकता है, नहीं। अब जब भी 1 दिया है तो इसका हमेशा आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, जो कि सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए, हमेशा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ए होता। अब कितने लोग इस प्रश्न को पहले कर पाए थे, आप कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने 10 अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।